नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें देखेंगे कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आती है और यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय कंपनियां जो सबसे पहले आती है वह है पुर्तगाल। उसके बाद आते हैं डच लोग। उसके बाद हैं अंग्रेज कंपनियां जो कि भारत आगमन करते हैं। उसके बाद है डेनिश और अंत में आते हैं फ्रांसीसी कंपनियां जो कि भारत में आते हैं और यहाँ पर अपना व्यापारिक स्थल स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाल के बारे में और अंत में इन सभी से संबंधित प्रश्न उत्तर भी करेंगे, जिससे हमें और भी आसानी होगी आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय कंपनियों को आगमन का जो टॉपिक रहेगा उसे समझने में। तो सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाल लोग। तो पुर्तगाल जो होते हैं वह वास्को डी गामा सर्वप्रथम अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट कालीकट पर पहली बार भारत में आगमन करते हैं और उस समय होता है टाइम पीरियड जो होता है वह होता है 20 मई 1498 ईस्वी का। और वास्को डी गामा जब भारत आता है और यहाँ से लौटते समय वह अपने साथ काली मिर्च यूरोप लेकर के जाता है और वह जो काली मिर्च लेकर के जाता है उस पर वह 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है, जिससे कि अन्य पुर्तगाली भी यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अन्य कंपनियों का आगमन होता है। इसी से संबंधित देखते हैं तो पुर्तगाली जो भारत में प्रथम वायसराय होता है वह होता है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो कि हिंद महासागर में अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति को स्थापित करता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम पुर्तगाली भारत में जो वायसराय होता है वह होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और इसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है, जो कि 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर के भारत आता है। इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक होता है यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को छीन करके अपने अधिकार में कर लेता है। इसे ही भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद देखते हैं तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा ही करवाया जाता है, जो कि 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था, जो कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद आता है अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा, जो कि भारत का पुर्तगाली गवर्नर बन करके आता है। वह रहता है 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक का गवर्नर भारत में पुर्तगाली रहता है। इसके बाद देखते हैं तो नीनो डी कुन्हा द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह पुर्तगाली सरकार का जो मुख्यालय होता है कोचीन, उससे बदल करके गोवा कर दिया जाता है। आगे देखते हैं तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगालियों द्वारा जो व्यापार किया जाने वाला सामान था तो उसमें देखते हैं मालाबार का जो क्षेत्र होता है भारत में, वहाँ से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी इत्यादि का व्यापार पुर्तगालियों द्वारा किया जाता है। वहीं देखते हैं उत्तर पश्चिम भारत से तो वहाँ से टाफ्टा नाम का एक कपड़ा होता था जो कि व्यापार में इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से बंगाल में जटामासी और दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि का व्यापार पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था। अब एक बार देख लेते हैं पुर्तगाली गवर्नर जो होता है उसका कालक्रम। तो सबसे पहले अल्फांसो डी अल्मीडा आता है। उसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क और अंत में आता है नीनो डी कुन्हा। अगली जो कंपनी पुर्तगाल के बाद जो आती है वह होता है डच लोग। तो डच के बारे में देखते हैं तो
इसके बारे में देखते हैं। डच लोग पहले पुर्तगाल द्वारा लाए हुए सामान को ही पहुंचाते थे। डच की विशेषता थी कि यह व्यापारिक कंपनी पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच होता है जो 1596 ईस्वी में सुमात्रा और बंताम पहुंचा था। इसके बाद देखते हैं तो भारत में सर्वप्रथम जो होता है डच लोग मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है जो कि 1605 ईस्वी में किया जाता है। डचों का एक और क्षेत्र देखते हैं जो कि बिहार का क्षेत्र होता है, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व में होता है। तो डचों का जो बिहार में पहली फैक्ट्री स्थापित किया जाता है वह किया जाता है 1632 ईस्वी में, और वह किया जाता है पटना के कासिम बाज़ार में। अंत में देखते हैं तो डच को जो कि अंग्रेज़ों द्वारा हरा दिया जाता है और लास्ट में पूर्वी एशिया तक ही वह सिमट करके रह जाते हैं। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो हराया जाता है डचों को, वह हराया जाता है 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में। अगली जो कंपनी है वह है फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी में देखते हैं तो सर्वप्रथम ये भारत 1664 ईस्वी में आते हैं और उसके बाद पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित करते हैं। डच और अंग्रेजी कंपनियों के मुकाबले जो फ्रांसीसी कंपनी थी वह अपने सरकार पर अधिक निर्भर थी। इसी में देखते हैं तो 1742 ईस्वी में एक गवर्नर आता है, फ्रांसीसी गवर्नर, जिसका नाम होता है डुप्ले, जो कि भारत में अंग्रेज़ों से कड़ा मुकाबला करता है। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों का देखते हैं तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 3 कर्नाटिक युद्ध लड़े जाते हैं जिसमें अंतिम हार होती है फ्रांसीसियों की। ये जो 3 युद्ध लड़े जाते हैं तो तीनों युद्ध का जो समाधान किया जाता है तो पहले युद्ध का समाधान होता है एक्स ला सापेल की संधि से, दूसरा कर्नाटक युद्ध का समाधान किया जाता है पांडिचेरी की संधि से, इसी तरह से तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसकी समाधान किया जाता है 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से। और इसी के बाद फ्रांसीसियों का भी भारत में अंत हो जाता है और मुख्यतः अंग्रेज जो कंपनियां होती है वह अपना प्रभुत्व स्थापित पूरे भारतीय क्षेत्र में कर लेती है। तो दोस्तों एक सेपरेट वीडियो में हम अंग्रेज कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे और ब्रिटिश शासक का पूर्णतः विस्तार से संबंधित जो भी टॉपिक है वो हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश कंपनियों की नीतियों का विस्तार रहेगा। अब आइए आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा जो कालीकट आता है वह आता है 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति से जो संबंधित है वह है अल्फांसो डी अल्मीडा। सही आंसर हो जाएगा ए डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक जो संबंध स्थापित करते हैं वह करते हैं पुर्तगाली। ऑप्शन डी पुर्तगाली। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत में जो होता है हुआ होता है अल्फांसो डी अल्मीडा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय होता है भारत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचता है तो उसका स्वागत करने के लिए जमोरीन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी जमोरीन। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले सूची में है समुद्री यात्री और दूसरे सूची में है वह देश जहां से वह संबंधित थे। पहले देखते हैं वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था। इसी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि एक स्पेन नागरिक होता है। कैप्टन कुक की बात करें तो यह होता है ब्रिटेन से संबंधित, और तस्मान जो होता है वह हॉलैंड का निवासी होता है।
यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 नंबर, ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4। तो इससे संबंधित जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा वह है बी 2 1 4 3। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। तो अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप सभी लोग अवगत होते रहें, और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, जो कि गलत है। 1499 ईस्वी ना होकर के 1510 ईस्वी होगा, जब पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया जाता है। अगला है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। ये सही है। दूसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये भी सही है। नेक्स्ट है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी सही है। बाकी 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन के अनुरूप आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में, जो कि पुर्तगालियों द्वारा प्रथम था। अगला प्रश्न है, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक स्थापित केंद्र करने वाला था पुर्तगाली। ऑप्शन सी पुर्तगाली। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? तो वह थी हुगली का फैक्ट्री। ऑप्शन सी हुगली। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी कहलाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो ये सही है आपका। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, जो कि गलत है, क्योंकि पुर्तगाल के बाद डच और डेनिश लोग भी पांडिचेरी पर कब्जा करते हैं। तीसरा कथन है, अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये भी गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ और फ्रांस की जब लड़ाई होती है उसी दौरान अंग्रेज़ों द्वारा पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को जो समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया जाता था वह किया जाता था पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो कोलकाता का संस्थापक माना जाता है जॉब चारनॉक को। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो यह करने वाले थे डच लोग। ऑप्शन बी डच। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव तथा फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये सभी कारण जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफलता हासिल करती है। तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो पहला अधिकार पत्र जो प्राप्त होता है वह ब्रिटिश कंपनी थी लीवेंट कंपनी। ऑप्शन ए लीवेंट कंपनी। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो दोस्तों, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, जो कि समय था 1599 ईस्वी का आसपास, तो इस समय भारत में जो शासक होता है वह होता है अकबर। ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वह शासक जो था वह था जहांगीर। ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में स्वाली होल नामक स्थान पर युद्ध होता है। उस युद्ध में अंग्रेज द्वारा पुर्तगालियों को हरा दिया जाता है, जिसमें पुर्तगालियों के तरफ से थॉमस बेस्ट जो होते हैं नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम सूरत में कारखाना जो स्थापित करती है वह कंपनी थी अंग्रेजों की। ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंस कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंस प्रारंभिक दौर में सूरत में था। ऑप्शन ए सूरत में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंबई मिलता है वह मिलता है पुर्तगालियों से। और पुर्तगालियों द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया जाता है उसका कारण होता है कि इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है। इसी के उपहार स्वरूप बंबई जो कि पुर्तगालियों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दान स्वरूप दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब द्वारा जो अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला गया था वह निकाला गया था सर जॉन चाइल्ड को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं, उसमें से पूछ रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण। तो वह तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 48 के बीच में लड़ा जाता है, ये सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 के बीच में, ये गलत है, क्योंकि 1749 से 52 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 ईस्वी से 63 के बीच में लड़ा जाता है, ये भी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए
भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? तो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भारत में भू क्षेत्र को अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का नीति जो शुरू करता है वह किया जाता है डुप्ले द्वारा, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर होता है। ऑप्शन बी डुप्ले। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो वह स्थान होता है ए सूरत में सर्वप्रथम पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री का स्थापना किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो संस्थापित होती है तो वह शासनकाल होता है लुई 14वें के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज की शक्तिशाली अधिक थी। नेक्स्ट है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? पहला अंग्रेज, दूसरे डच, तीसरे फ्रांसीसी, चौथे पुर्तगाली। तो इसमें देखते हैं तो अंग्रेज जो आते हैं वह आते हैं आपको 1608 ईस्वी के आसपास। वहीं डच देखते हैं तो यह आते हैं 1605 ईस्वी के पास। फ्रांसीसी जो भारत आते हैं वह होता है 1664 ईस्वी का टाइम। पुर्तगाल की बात करें तो यह आते हैं 1498 ईस्वी में। तो इसके अनुरूप हो जाएगा सर्वप्रथम पुर्तगाली, जो कि चौथे ऑप्शन है। तो चौथा देखेंगे जो कि है ऑप्शन बी में 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम यूरोप लोगों को प्राप्त होता था बिहार से। ऑप्शन ए बिहार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो वह आए थे ऑप्शन सी फ्रांसीसी लोग। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न उत्तर हमारा रहने वाला है, जो कि है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, ये सही है। बी सूरत, भरूच, आगरा, तो यहाँ पे भी इन्होंने व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे। इसी तरह से कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किए थे। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्थान जहाँ पर डचों द्वारा व्यापारिक स्थल स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर थे वह सभी हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।